कितना ये ईशान गोयल, रिस्पेक्टेड सर, एनएससीपी अगर नवंबर में होगा तो सर क्या उससे पहले 11+12 का सिलेबस खत्म करवा देंगे आप? हाँ बेटा, खत्म तो हो ही जाएगा, और नहीं भी होगा तो मेन जो सिलेबस है वो सारे चैप्टर्स के तो ऑलरेडी हो भी चुके हैं 11th में। ठीक है, आज जल्दी आ गया हिमांशु। हाँ, लेकिन क्लास तो तभी चालू करेंगे जब टाइम होगा। अभी तो बस ऐसे ही हमने सोचा जल्दी आ गया तो मैंने कहा चलो गप मार लेते हैं, थोड़ी सी बच्चों से बातें कर लेते हैं, है ना। तो बस इसीलिए आ गया। हाँ, तो बच्चों क्या हालचाल है आपके? और हमारा रिजल्ट आपको पता चला कि नहीं पता चला? आपको हमारा रिजल्ट पता चला कि नहीं पता चला, ये बताइए। पता चला कि नहीं पता चला? अगर पता नहीं चला तो पता करिए यार, है ना। कल हमने यहाँ के बच्चों से टॉपर्स को मिलवाया, तो उनसे बातें करी, और बच्चों के जो नॉर्मल डाउट्स होते हैं वो बच्चों ने पूछे अपने, बहुत सारी चीज़ें हुई। ठीक है, तो एक चीज़ निकल के आई सामने, और वो वही आई जो मैं आप लोग को बताता रहता हूँ। क्लास में जब टॉपर गए, अरे वाह, हिमांशु शाह को पता चला 11 रैंक्स इन टॉप 100, बिल्कुल सही पता चला आपको। तो टॉपर्स को लेके जब हम क्लास में गए तो बच्चों ने पूछा कि हमें नोट्स समझ में आ जाते हैं, हमें जो टीचर समझाते हैं ना वो समझ में आ जाता है, लेकिन हमसे उसके बावजूद भी किसी किसी चैप्टर के क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? तो पता है, वन ऑफ द टॉपर से कि मतलब मुझे उससे क्या हंसी भी आ गई थी, क्योंकि उसने वही बात बोली जो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, लेकिन किसी बच्चे के मुंह से आप लोग को वो बात ज़्यादा बेहतर लगती है और ज़्यादा सही लगती है। तो उसने कहा कि आप नोट्स को पढ़ें कैसे, मतलब नोट्स को आप पढ़ें ये मान के कि आप टीचर हैं। पहले एक पेज पढ़ा, फिर आप ये मान लें कि आप टीचर हैं और आप पढ़ा रहे हैं उसी पर्टिकुलर टॉपिक को। अगर आप ऐसा मान करके काम करेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, कई लोग पूछ रहे हैं सर क्लास 12th कब स्टार्ट करोगे? तो क्लास 12th स्टार्ट तब करेंगे जब क्लास 11th खत्म हो जाएगा, या हो सकता है कि मैं इस रोटेशन के बाद ही क्लास 12th जैसे कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट टॉपिक है, और फिर उसके बाद फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि पुनीत सर ने ऑलरेडी क्लास 11th का बाकी का सिलेबस कराया हुआ है। मैं भी कराऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ फिर वो बाद में कराऊं। मैकेनिक्स के बाद मैं सीधा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे जंप कर जाता हूँ, और उसके बाद फिर क्लास 12th का सिलेबस उठा करके आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है ना, तो ये है। तो ऐसा अभी सोचा है, अभी फाइनल नहीं है ना। इस तरीके का मैं सोच रहा हूं कि ऐसा करूं, कंफर्म नहीं है कुछ। मैं 1 मिनट के लिए पानी पी के आता हूं, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना। और अभी 2 मिनट बचे हैं क्लास में, इसलिए पानी पी के आता हूँ, बोतल लेके आता हूँ मतलब पानी की, ताकि सही काम बन जाए। गुड, पानी की बोतल तुम ले ही आए, मैं यही बोल रहा था वीडियो में, और पानी की बोतल आ गई है मेरे लिए, ये अच्छा काम हो गया। लाइट गई है क्या? लाइट गई है? हम्म। तो बच्चों, हाँ, पानी की बोतल आ गई। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, उस पानी की बोतल पहले ही रख दी गई। चलिए, ये अच्छी बात हो गई, मुझे प्यास भी लग रही थी बहुत तेज। हम्म।
देखो ऐसा है कि मेरा मानना यह है कि आप चाहे क्लास 11th में हो और आप चाहे क्लास 12th में हो, अगर आप क्लास 11th में मेरी काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं तो क्लास 12th के मैं वो ही टॉपिक लूँगा जिनमें मैकेनिक्स का यूज़ हो, बाकी और किसी चीज़ का यूज़ ना हो। जैसे कि मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यूज़ कर सकता हूँ, है ना, जैसे कि मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स भी यूज़ कर सकता हूँ। रोटेशनल मोशन के और कितने लेक्चर होंगे? रोटेशनल मोशन के करीब ये मान के चलिए जो इसको असाइंड लेक्चर्स हैं वो टोटल 18 असाइंड लेक्चर्स हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से अभी 5 या 6 लेक्चर हुए होंगे, या ये 5वां है शायद। तो मैं 18 लेक्चर में तो नहीं, मैं थोड़ा जल्दी ख़त्म कर दूंगा, पहले ही ख़त्म कर दूंगा, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ जी बच्चा पार्टी, तो आगे बढ़ा जाए, बढ़े आगे, बताइए, आगे बढ़े। 6 बज गया भाई, 6 बज गया, 6 बज गया, 6 बज गया लाइव। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स कपल। फोर्स कपल क्या होता है? जैसे कि मैं आपको हमेशा ही कहता हूं, फिजिक्स में कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी नई चीज पढ़ते हैं, तो उसकी डेफिनेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो डेफिनेशन फोर्स कपल की क्या होती है, कोई बताना चाहेगा? कोई लिखना चाहेगा कमेंट सेक्शन में फोर्स कपल की डेफिनेशन को? मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम चला जाएगा, तो मैं ही डेफिनेशन लिख देता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन वाला हाल जो है काफ़ी बुरा हाल है लोगों का। तो डेफिनेशन है अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट, a pair of equal and opposite forces with different lines of action is called force couple। लिख दी डेफिनेशन भाई, मैंने डेफिनेशन लिख दी, ठीक है। अब इस डेफिनेशन, चलो मेरा माइक आ गया, अब मुझे ये वायर वाला माइक नहीं, एक बार बता देना बच्चों, आवाज आ रही है क्लियर कि नहीं आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही क्लियर? बता दो जरा फटाफट, फटाफट बताइए, आवाज आ रही है क्लियर कि नहीं आ रही है? यस, क्लियर वॉइस, ठीक है। चलिए, अब मेरे पास, मुझे एक हाथ से वायर संभालना पड़ रहा था अभी तक, अब नहीं संभालना पड़ेगा। तो क्या है डेफिनेशन, जरा ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, या ये दो एक पॉइंट है, और इस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में F, और इस पर लग रहा है इस डायरेक्शन में F। तो हम ये कहेंगे ये फोर्स कपल है। अगर ऐसे बात करें, ऐसे F और ये F, तो भी हम ये कहेंगे ये फोर्स कपल है। फोर्स कपल का जीवन में बहुत ज्यादा यूज होता है एक्चुअली में, क्योंकि तुम, जैसे मैं बताऊं, मैं अभी पानी की बोतल को अगर खोलता हूं, यहाँ पानी की बोतल रखी हुई है, तो आप क्या चाहते हो? पानी की बोतल चलने तो लगती नहीं है, तो नेट फोर्स तो 0 ही होना चाहिए, फिर भी हम इसका कैप खोल लेते हैं ना। नेट फोर्स कितना है? 0 इस कैप पर,
तो इसका मतलब इस कैप पर क्या लग रहा होगा, नेट फोर्स 0 लग रहा होगा, लेकिन फिर भी इसको हम घुमा पा रहे हैं। वो क्यों घुमा पा रहे हैं? फोर्स कपल के कारण या मल्टीपल फोर्स कपल्स के कारण। तो फोर्स कपल्स का यूज जो है ना हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होता है, बहुत जगह यूज होता है। तो इस कारण से फोर्स कपल को हम पढ़ रहे हैं। फोर्स कपल की खास बात क्या होती है जरा ये जानते हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मतलब बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट पेज पे बताता हूं। वो है खास बात है, तो जरा स्टार दे देते हैं इसको। टॉर्क ऑफ अ फोर्स कपल, टॉर्क ऑफ अ फोर्स कपल, टॉर्क of a force couple is independent of the point, location of point about which torque has been taken, torque has been taken। का मतलब ये कि अगर आप टोटल टॉर्क निकालते हो फोर्स कपल का, लाइव क्लास है बेटा, लाइव क्लास। अगर आप टोटल फोर्स निकालते हो, टॉर्क निकालते हो, जैसे मान लीजिए ये है टॉर्क, ये है फोर्स कपल, ये है फोर्स कपल, ठीक है। पॉइंट ओ के अबाउट मान लीजिए मैंने निकाला O1 के अबाउट इसका टॉर्क निकाला। कभी हमने इसका टॉर्क O2 के अबाउट निकाला, कभी हमने इसका टॉर्क मान लीजिए O3 के अबाउट निकाला। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है बच्चों कि आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लीजिए, टोटल टॉर्क वो सेम आएगा। ये है इसका स्टेटमेंट का मीनिंग। कि कैसे गुरुजी? ये प्रूफ करके दिखाते हैं ना आपको। देखिए मान लीजिए ये एक ओरिजिन है O, और यहां पर दो फोर्स है जो कि फोर्स कपल फॉर्म कर रहे हैं। तो एक का पोजीशन वेक्टर R1 है और दूसरे का पोजीशन वेक्टर R2 है, ठीक है। दूसरे का पोजीशन वेक्टर क्या है? R2 है। मान लीजिए कि ये जो दो फोर्स है जो फोर्स कपल बना रहे हैं उसमें से एक F1 है, दूसरा F2 है। तो ये रिलेशनशिप तो फॉलो होगी भाई, होनी भी चाहिए, F1 बराबर माइनस F2, क्योंकि फोर्स कपल की कंडीशन ही यही है कि दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होने चाहिए और डायरेक्शन में अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। तो टॉर्क टोटल बोलिए क्या होगा? R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2, ये आएगा, ठीक, यही आएगा। अच्छा, अब R1 क्रॉस F1 की वैल्यू मैं F डाल दे रहा हूं, ठीक है, प्लस R2 क्रॉस माइनस F डाल देता हूं, F2 की वैल्यू। तो यहां से ये वैल्यू आती है R1 माइनस R2 क्रॉस F, या फिर R12 क्रॉस F। मतलब R12 क्रॉस F का मतलब क्या हुआ ये बताइए। R12 का मतलब क्या है? R12 का मीनिंग है बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। मतलब कि आप 2 पर अपनी एक्सेस फिक्स कर दीजिए, 2 पर अपनी एक्सेस, ये पॉइंट 2 है, इस पर अपनी एक्सेस फिक्स कर दीजिए, 1 का पोजीशन वेक्टर निकालिए, वो कहलाएगा R12। क्या यहां पर O का कोई योगदान है क्या इस R12 वेक्टर में? जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया पोजीशन वेक्टर ये लिया, ये O डैश, ये एक नया ओरिजिन लिया। इस नए ओरिजिन को लेने से भी R12 वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये बताइए।
नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज ये खत्म हो गई। दूसरी चीज एफ, फोर्स। एफ जो है, क्या ओरिजिन डिपेंड करने पर एफ चेंज होगा क्या? अगर मैं कहूं कि यार किसी ने ओरिजिन ओ लिया है, मैंने ओ डैश लिया है, एक बंदे ने कहा मैंने ओरिजिन O1 ले लिया है, किसी ने कहा नहीं 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 मैंने तो O2 ले लिया है, तो कोई भी ओरिजिन लेने पर क्या फोर्स चेंज होगा? पहली बात तो फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम होता है। एक महान भाई साहब ने कहा है फोर्स डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम। मतलब किसने कहा ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे ही आज एक स्टूडेंट बता रहा था, तो इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं। मतलब वो मेरे से बहस कर रहा था कि फोर्स डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम। मतलब एक बहस तो वर्ड गलत है, डिस्कशन कर रहा था, हेल्दी डिस्कशन कर रहा था, बहस नहीं कहूंगा। तो मैंने उसे फिर समझाया और आपको भी समझा रहा हूं। जो आइंस्टीन के रिलेटिविटी जो है ना, उसका सबसे पहला ही चीज यही है कि सारे फ्रेम में, हर फ्रेम में लॉ सेम होते हैं, सारे इनर्शियल फ्रेम में। यही इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन भी आइंस्टीन के अकॉर्डिंग है। और फिर वहीं से निकल के आती है बात, फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम। तो उसने लॉजिक दिया कि सर स्यूडो फोर्स, अगर हम फ्रेम चेंज करेंगे तो स्यूडो फोर्स नहीं आएगा क्या? तो मैंने कहा अच्छा स्यूडो फोर्स को स्यूडो फोर्स क्यों बोलते हैं? चलो ये बताओ, उस नाम को हिंदी में बताओ, या उसका मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करो स्यूडो फोर्स को। व्हाट डू यू मीन बाय स्यूडो? स्यूडो मतलब हिंदी परफेक्ट होती है आभासी, मतलब एक्चुअल में जो ना हो। तो जब स्यूडो फोर्स खुद ही कह रहा है कि वो फोर्स नहीं है, तो आप उसे फोर्स कैसे मानना है? तो स्यूडो फोर्स इज नॉट अ फोर्स। To apply the equation corresponding to Newton's second law, we have to add a mathematical factor that is called pseudo force. ठीक है, to apply the same equation. तो ये थी बात pseudo force की बच्चों, और ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं बता भी रहा हूं, क्योंकि क्या है कि कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाता है इससे बच्चों में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सर 2024 का पहला क्लास 12 कंप्लीट कर दो गे, प्लीज आंसर मी सर। 2024 के पहले क्लास 12, हाँ मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट कर दूं, ठीक है। चलिए ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक, ये हो गया फोर्स कपल के बारे में बात। इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा। मेरे हिसाब से दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। R12 इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, F इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब मैंने प्रूफ कर दिया है। क्या प्रूफ कर दिया है? कि फोर्स कपल का टॉर्क आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालिए, हमेशा क्या होगा? जीरो नहीं होगा, सॉरी, इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ फ्रेम। और उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? रिलेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्रॉस F। आप चाहे तो मैग्नीट्यूड भी याद रख सकते हैं, ठीक है, प्रूफ के साथ साथ। चलिए अगली चीज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी की दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन होती है बच्चों, पहली फर्स्ट कंडीशन, इनर्शियल फ्रेम की बात चल रही है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिग्मा फोर्स इक्वल टू 0, ये तो हम पहले भी समझ चुके हैं, लेकिन इस बार बॉडी घूमनी भी नहीं चाहिए। तो आगे चल करके मैं इस बात का आपको प्रूफ दूंगा कि अगर बॉडी नहीं घूम रही है तो उस पर टोटल टॉर्क का समेशन भी 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टोटल टॉर्क का समेशन 0 होना चाहिए अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम। तो ये कहलाती है दोनों मिल करके कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। समटाइम्स ऊपर वाली इक्वेशन को बोलते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को बोलते हैं कंडीशन ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम।
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है, और इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। एक है कंडीशन ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक को बोलते हैं कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये इस नाम से भी जाना जाता है दोनों चीजें, ठीक है। तो यहां पर कोई डाउट किसी को? मेरे को एक डाउट है, अगर आपने नहीं पूछा तो मैं पूछूंगा। चलो बताओ, कोई डाउट? इंतजार कर रहा हूं डाउट का, देखते हैं किसको डाउट आता है। डाउट 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 डाउट। चलिए पूछिए पूछिए, कोई डाउट पूछिए। चलिए मैं पूछता हूं, ठीक है। आप में से किसी ने कोई डाउट नहीं पूछा तो मैं पूछता हूं आपसे। डाउट ये है कि सर ऊपर वाली इक्वेशन तो समझ में आ गई, ये वाली इक्वेशन तो समझ में आ गई, ये वाली इक्वेशन में आपने ये तो बताया ही नहीं कि टॉर्क तो हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट डिफाइंड होता है, और यहां पर आपने लिखा है टोटल टॉर्क 0। तो टोटल टॉर्क 0 अबाउट विच पॉइंट? अबाउट विच पॉइंट? ये डाउट है, ये है डाउट, है ना, बढ़िया डाउट। क्योंकि सर आप ही तो कह रहे हैं टॉर्क हमेशा किसी न किसी पॉइंट के लिए होता है। जो टीओ 2023 टीओपीएस पढ़ाया था उसमें कोई रैंक आई? जो मतलब जो उस समय पढ़ा के अभी अभी जो निकला है उसकी बात कर रहे हो? हाँ उसमें आई है रैंक, मैं बता देता हूँ। साहित्य उसकी पाटिल की आई है, पाटिल का नाम है समीर पाटिल। फिर आई है गोयल की, नमन गोयल। पाटिल की 20 रैंक है, नमन गोयल की 36 शायद है। फिर 22 रैंक है दिशांक की। फिर 39 रैंक है इसकी नंदी की। नंदी का पूरा नाम मुझे याद नहीं रहता। साग्निक नंदी की है, और मुझे याद नहीं, बाकी 4 याद है मुझे, ठीक है। तो अब इंटरेस्टिंग बात सुनना जरा मेरी बात को। अबाउट विच पॉइंट, इस डाउट का आंसर देने जा रहा हूं, और उस आंसर को देने के लिए एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं। वो स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, ठीक है। नोट के फॉर्म में एक स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या है? इफ नेट फोर्स on a rigid body, on a system of particles, on a system of particles is 0, then total torque of all the forces does not depend on the reference point about which torque has been taken। भाई देखो, मैं पीपीटी वगैरह नहीं यूज कर पाता हूं क्योंकि उसके लिए मेरी डिपेंडेंसी हो जाती किसी पर। इस कारण से मैं पीपीटी वगैरह यूज नहीं करता हूं, क्योंकि फालतू में पीपीटी नहीं बन पाई, पता चला क्लास ऑफ करनी पड़ी। इन सबसे नाटक से बचने के लिए मैं बिना पीपीटी के भैया लिख देता हूं, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट देखते हैं कौन प्रूफ कर पाता है। चलिए बताइए, प्रूफ करिए मेरे इस स्टेटमेंट को, देखते हैं कौन प्रूफ कर पाता है दम तो प्रूफ करिए। करिए प्रूफ करिए।
समीर पाटिल, नमन गोयल 36, दिशांक 22, 39 नंदीश, शिखा वर्मा। हाँ यही है, पाटिल की 20 रैंक है बेटा, समीर पाटिल की 20 है। सर साग्निक तो टॉप पे रहा था। हाँ हाँ, नीचे से टॉप करता था साग्निक नंदी, पता है वो मेरे फिजिक्स के टेस्ट में बच्चों नीचे से टॉप 5 में बहुत बार आया है, एक बार नहीं बहुत बार। सोचो, सल्यूट है उस बच्चे को, जो बच्चा मतलब किसी बैच में रह करके लास्ट के टॉप 5 बच्चों में आ रहा है। हौसला देखिए उस बच्चे का। आखिरी तक आते आते फिजिक्स में उसके 111 मार्क्स हैं आउट ऑफ 120। इमेजिन करिए कि उसने क्या फोड़ा है। साग्निक की रैंक बताई ना 39 आई, साग्निक नंदी 39 रैंक जेई में, सोचो। और बहुत डाउट पूछता था मेरे से, डांट भी बहुत खाई है साग्निक ने। नंदी ने मेरी ऐसे इतनी डांट खाई है कि जैसे उसने पूछा सर ये डाउट ये नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि चल अपनी कॉपी निकाल, नोट्स कॉपी निकाल। उसने कॉपी निकाली, मगर देख कॉपी किस पेज पे जा, बताया है जी सर, सॉरी सर। और उसने एक बार तो सॉरी में हाथ ऊपर खड़े कर लिए, सर गलती हो गई। लेकिन दूसरी कमाल की बात बताता हूं, कभी भी उसने डाउट पूछना नहीं छोड़ा। हालांकि मैंने भी बहुत मोटिवेट किया, उसको अप्रिशिएट भी करता था डांट लगाने के बाद तुरंत, कि बेटा ये तेरी क्वालिटी है और यही क्वालिटी तेरे को ना एक दिन जीत दिलाएगी। और जीत दिलाई उस क्वालिटी ने, उस बच्चे को जीत दिलाई। चलिए बच्चों, फिलहाल तो मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूं। कई बच्चों ने इसका प्रूफ देने की कोशिश भी की है, सही भी है, कि अगर इफ नेट फोर्स इज 0, अगर टोटल फोर्स 0 है, अगर टोटल फोर्स 0 है, तो all forces can be seen as multiple numbers of force couples। क्यों भाई, बहुत सारे फोर्स है, सबका समेशन 0 है। एफएक्स वालों को अलग कर लो, तो एफएक्स वालों को जब अलग कर रहे होगे तो गारंटी अगर एक पॉजिटिव एफएक्स आएगा तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एफएक्स भी आएगा ना। ऐसे एफवाई में अगर पॉजिटिव एफवाई है तो नेगेटिव एफवाई भी होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो सारे के सारे फोर्स कपल में उसको देखा जा सकता है। और फोर्स कपल का टॉर्क किससे इंडिपेंडेंट होता है? रेफरेंस पॉइंट से। इसलिए ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला है उसको बहुत अच्छे से सुनिएगा। मैंने बोला है टॉर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम रेफरेंस पॉइंट अबाउट विच टॉर्क हैज बीन टेकन। मैंने ये नहीं बोला है कि 0 होगा, मैंने ये नहीं बोला है कि 0 होगा, वरना तो दूसरी वाली लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं थी। वरना तो ये क्यों लिखता? अगर ये 0 होने पर ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाता, अगर ऊपर वाली इक्वेशन लिखने से ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाता, तो ये कंडीशन में शामिल क्यों किया जाता? केवल पहली कंडीशन से ही काम बन जाता। साग्निक मुखर्जी का बैच बेटा चेंज हो गया था। साग्निक मुखर्जी का बैच जो है, जब टीओपीएस से टीओएस बन रहा था उस समय साग्निक मुखर्जी का बैच चेंज हो गया था, तो इसलिए मुझे उसका आइडिया नहीं है कि उसका क्या हुआ था। हाँ, स्टार्ट में सभी लोग ऑनलाइन ही, सभी लोग तो नहीं बोलूंगा, जब कोरोना में बिल्कुल लॉकडाउन था तब तो सभी ऑनलाइन ही थे, लेकिन फिर कुछ लोग आ गए कुछ लोग नहीं आए, ऐसा रहा। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, बहुत गप्पे मार ली हमने, ठीक है, और इसका फायदा उठाते हैं हम लोग। ठीक, इन दोनों चीजों का फायदा उठाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, क्या हमें टॉर्क निकालना आता है, क्या हमें फोर्स को इक्वेशन लिखना आता है, तो दोनों काम करना शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए
तो एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर मैं बता दूंगा आपको। बच्चों ये है एक थ्रेड और जिसमें एक रॉड लेंथ L और मास M की हैंग हो रही है, ठीक है। यहां से दो धागे बांधे हैं, एक ये जिसमें टेंशन T1 मान लीजिए, T2 मान लीजिए, ये डिस्टेंस L/4 दी है। अब रॉड तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है ना, मतलब मल्टीपल पार्टिकल्स का सिस्टम है। तो आपको बताना है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फाइंड T1 एंड T2। सर कैसे पता लगा कि ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है? क्योंकि सर हेडिंग डलवाई है आपने इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी? नहीं, ऐसा नहीं पता चला। मुझे ऐसे लगा सबसे पहली बात तो कि यहां पर कोई बॉडी मल्टीपल फोर्सेस के तहत, जिनके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग हैं, जिनके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग हैं, और बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है ना। और बॉडी किस पर है? रेस्ट पर है। एक मिनट रुकना बच्चों। हाँ, बॉडी किस पर है? रेस्ट पे है। ध्यान से सुनना, अगर मान लीजिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन होता तो एक ब्लॉक होता और एक ही जगह सारे फोर्स मानते एक ही पॉइंट पर। यहां देखिए कैसे पता चला ये रिजिड बॉडी का क्वेश्चन है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर फोर्स लग रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और दो अननोन है, दो, वरना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है, ठीक है, मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं और कहा गया कि ये रेस्ट पर है, तो केवल एक फोर्स गायब होगा बच्चों, दोनों फोर्स तो एक साथ गायब नहीं हो सकते, तो वरना आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो दो फोर्स अननोन है, T1 और T2। तो आपके पास दो इक्वेशन भी है, फोर्स भी जीरो, टॉर्क भी जीरो। शुरू हो जाइए, T1 निकालिए, T2 निकालिए फटाफट। बेटा चित्रांक को एजी सर ने पढ़ाया था। ओके, आप राठी के कजिन है, ओके। एसके ने आंसर निकाल दिया है। एसके ने आंसर निकाल दिया है, जल्दी से बाकी आंसर निकालो फटाफट। बस इसके बाद मैं बताना शुरू कर दूंगा, जान लो। आंसर निकालो फटाफट। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। दो मेथड से बताऊंगा आपको इस क्वेश्चन के आंसर, दो मेथड से बताऊंगा। दोनों मेथड बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज, जैसा सर ने बताया है, टेंशन ऊपर T1, यहां टेंशन ऊपर T2 और mg यूनिफॉर्म रॉड है तो बीचों बीच लगेगा, ठीक है। सबसे पहले टोटल फोर्स का समेशन जीरो, सारे फोर्स का समेशन जीरो होना चाहिए। तो सारे फोर्स का समेशन जीरो करते हैं। मैं इधर लिखता हूं ताकि आपको सब कुछ दिखता रहे, और मैं दिखूं चाहे ना दिखूं ये इतना मायने नहीं रखता। तो T1 और T2 ऊपर की ओर है, तो हम लिखेंगे T1 प्लस T2 माइनस mg समेशन ऑफ फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से इक्वेशन आती है T1 प्लस T2 बराबर mg, ये है इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अच्छा, अब आते हैं कि टॉर्क जीरो। सर टॉर्क गुरुजी किसके अबाउट जीरो, आप ये तो बताइए। तो बताइए क्या बताया था आपको, टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फोर्स जीरो है तो टॉर्क हर एक पॉइंट के अबाउट सेम होगा। जीरो नहीं कह रहा हूं, सेम होगा बच्चों, समझ में आई बात। जीरो जीरो कहना गलत है, सेम होगा ये कहना जरूरी है। ठीक, दूसरी इक्वेशन, चलिए इस पॉइंट के अबाउट लेते हैं, इसके अबाउट टॉर्क ले, ठीक है। तो पहले mg का टॉर्क लेना खूब अच्छे से सिखाया है लास्ट क्लास में। ये डिस्टेंस है L/2, r क्रॉस mg, अंदर वाले को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, मेरा मन, मैंने बता चुका हूं, किसी को भी ले सकते हो। तो mg L/2 पॉजिटिव। फिर आया टेंशन का टॉर्क r क्रॉस T2 बाहर आ गया, तो माइनस कितना, ये डिस्टेंस बच्चों कितनी होगी,
ये डिस्टेंस होगी L माइनस L/4 बोले तो 3L/4, तो ये आ गया T2 इंटू 3L/4 बराबर 0, क्योंकि टोटल टॉर्क 0 होना है। चलो सीधा T2 की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है यहां से T2 की वैल्यू बच्चों, तो यहां से T2 की वैल्यू आती है, बोलो mg तो रहेगा ही रहेगा, mg इंटू 4/3 इंटू 1/2, तो ये आ गया T2 की वैल्यू 2mg/3। बच्चों अगर T2 की वैल्यू 2mg/3 है और दोनों का समेशन mg के बराबर है, तो जाहिर सी बात है T1 की वैल्यू mg/3 होगी। सही है भाई। आप डायरेक्ट जो है ना, जरूरी नहीं है कि आप पहले वाला ही काम करते, आप ये भी कर सकते थे, हाँ आप ये भी कर सकते थे, मैं इसको डिलीट करता हूं, हाँ आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लीजिए, इसके अबाउट। चलिए बताइए इसके अबाउट किसका टॉर्क 0 आ जाएगा, इसके अबाउट T2 का टॉर्क 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसके अबाउट अगर टॉर्क लेते हैं तो क्या आएगा बच्चों, चला देखते हैं। T2 का टॉर्क 0, mg का टॉर्क ये है r क्रॉस mg बाहर की ओर, तो इसको लेते हैं नेगेटिव। बच्चों ये डिस्टेंस है L/2, ये है L/4, तो ये भी बची L/4, तो माइनस mg इंटू L/4 ये बचा, ठीक है। चलिए अब इसके अबाउट इसका टॉर्क कैसा आएगा, r इधर T1 इधर, तो r क्रॉस T1 अंदर की ओर आ गया और ये डिस्टेंस 3L/4 है, तो प्लस 3L/4 इंटू T1 तो बराबर 0, तो T1 की वैल्यू डायरेक्ट यहां से कितनी आ रही है बच्चों, mg/3। तो आप चाहे तो ये मिडिल वाली इक्वेशन को यूज ना करें, उन दोनों इक्वेशन को यूज कर लें तो भी काम आपका बन जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा जरा, कोई Sir, please make more videos on study tips. Example, how to make perfect notes, please. ठीक है बेटा, बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। पहले तो ये बताइए कि आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अगर ये समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं एक नए तरीके के प्रॉब्लम की ओर, लैडर मैन प्रॉब्लम जिसे बोला जाता है, लेकिन मैं उसका कुछ नाम नहीं बोलूंगा, मैं सीधा सीधा उसका क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए यहां पर एक लैडर रखी हुई है, ये है दीवार और ये है फ्लोर, ठीक है। चलिए अब इस दीवार और इस फ्लोर पर हम एक लैडर रख देते हैं बच्चों। ये लीजिए साहब, ये एक लैडर रखी हुई है, ये एक लैडर रखी हुई है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा है, ठीक। अब यहां पर इसकी टेंडेंसी ऐसे स्लिप होने की है, ऐसे स्लिप होने की टेंडेंसी होगी ना भाई, ठीक है। तो यहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मैंने पता नहीं क्यों तुमको हिंट दे दिया, देना नहीं था। यहां म्यू नॉन जीरो है और गिवन है, गिवन है, कितना गिवन है, म्यू ही गिवन है और क्या, अननोन के टर्म्स में। यहां म्यू जीरो है, रॉड का मास m है और लेंथ l गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा so that
लैडर बोलो या रॉड बोलो, रॉड डज नॉट स्लिप, रॉड डज नॉट स्लिप। ठीक है, चलिए करिए करिए फटाफट करिए। चलिए 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 फटाफट चलिए, फटाफट 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 आंसर निकालिए, जल्दी से आंसर निकालिए बच्चों। तो बताना शुरू करें फिर, ठीक है, चलिए बताते हैं आपको। ठीक, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहां पर थोड़ा सा एक ऐसा आइडिया भी दूंगा जो INPHO लेवल का है, ठीक है, वो भी आइडिया दूंगा, लेकिन पहले नॉर्मल तरीके से। भाई जब तक NACP नहीं निकाल पाएंगे तो INPHO कैसे निकालेंगे ना। तो ध्यान से सुनना, इस रॉड की टेंडेंसी जो है ना ऐसे स्लिप करने की होगी, इंपेंडिंग मोशन बोलते हैं इसको। जिसने मुझसे पढ़ा फ्रिक्शन वो इंपेंडिंग मोशन का मतलब समझ गया होगा, ठीक है। तो इसका इंपेंडिंग मोशन कुछ ऐसा होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स अगर मैं लगाऊं इस पर बच्चों, थोड़ा दूसरे कलर से नहीं लगाऊंगा तो थोड़ा ब्यूटीफुल लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स इस पर इस साइड लगेगा, ठीक। और अगर मैं मैक्सिमम थीटा की बात करूं, आपने इसको ऐसे 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 रखते गए तो ध्यान से देखो उसकी स्लिप करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। ये गुरुजी कैसे बढ़ती जाएगी यार, ये कैसे आपने बता दिया। देख सकते हो आप, बहुत आसानी से देख सकते हो इस चीज को। किसी भी पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एन का टॉर्क बढ़ता जाएगा, एन और mg के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो ये वाला फोर्स कपल ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो टेंडेंसी स्लिपिंग की ज्यादा होगी। चलिए ठीक है, ये है mg। तो जिस समय थीटा मैक्सिमम हो, मिनिमम होगा, लिमिटिंग की बात चल रही है, तो ये वाला फोर्स म्यू के बराबर होगा बच्चों। इसको N1 कह देते हैं, इसको N1 कह देते हैं, और इसको कहते हैं हम N2, ठीक है। तो ये हो गया mg, ये हो गया N1, ये हो गया म्यू N1, ये हो गया mg। कुछ गलती की हो तो भैया बता दीजिए, भूल चूक लेनी देनी। सर विच बुक इज बेस्ट फॉर नीट फिजिक्स? नीट फिजिक्स के लिए बेटा HCV से बढ़िया कोई किताब नहीं है। HCV और NCERT से बढ़िया कोई किताब ही नहीं है। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। HCV मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। उसके अलावा कुछ भी छूने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिल से करो। दिल से कैसे करोगे? दिल से ऐसे करो कि मतलब तुम टीचर हो, मान लो मैं तुमको, तुमने कहा सर ये चैप्टर की HCV मुझे आती है, तो मैं आपको दे दूं चैप्टर और मैं बोलूं जाके क्लास में डिस्कस करके आओ, जाओ। इतनी अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर इतनी स्ट्रांग है तो नीट में तुमको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हॉरिजॉन्टल fx, सिग्मा fx 0 करते हैं, क्योंकि यहां पर दो डायरेक्शन में फोर्स 0 है। तो कौन कौन हॉरिजॉन्टल है? N2 हॉरिजॉन्टल है और म्यू N1 हॉरिजॉन्टल है। तो हम लिखेंगे N2 बराबर म्यू N1, N2 बराबर म्यू N1, और कोई इक्वेशन नहीं है। चलिए सिग्मा fy 0 करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को 0 करते हैं। चलिए वर्टिकल डायरेक्शन में N1 है और mg है, तो सीधा सीधा आ गया N1 बराबर mg। और इन दोनों का अगर हम यूज कर लें तो N1 की वैल्यू उठा करके यहां पुट कर दें, तो इन दोनों के रिजल्ट कंबाइंड ये आता है N2 बराबर म्यू mg। चलिए N1 की वैल्यू भी आ गई, N2 की वैल्यू भी आ गई।
N1 की वैल्यू पता चल गई, N2 की वैल्यू भी पता चल गई, दो अननोन खटाक से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें म्यू की वैल्यू मतलब थीटा की वैल्यू चाहिए। अभी टॉर्क जीरो नहीं किया है, चलो बताओ टॉर्क किसके अबाउट जीरो करें जो सबसे आसान पड़े, क्योंकि टॉर्क हर एक पॉइंट के अबाउट सेम होगा और हमें जीरो करना है, किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो कर सकते हैं। सबसे आसान कौन सा है? मैंने कहा अगर मैंने बच्चों ये वाला पॉइंट लिया, ये वाला, तो N2 यहां से पास होगा, N2 का टॉर्क जीरो होगा। ठीक है, अगर मैंने ये वाला पॉइंट लिया तो mg यहां से पास होगा, mg का टॉर्क जीरो होगा। अगर मैंने ये वाला पॉइंट लिया तो यहां से n1 भी पास हो रहा है और यहां से म्यू n1 भी पास हो रहा है, तो दो दो फोर्स का टॉर्क एक साथ जीरो हो जाएगा, तो मेहनत बचेगी ना। इसलिए हम पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क लेने वाले हैं, इसको पॉइंट ए बोल दिया। टॉर्क अबाउट पॉइंट ए कितना होगा? अंदर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव, n1 का जीरो, म्यू n1 का जीरो, mg का, तो भैया ये तो हो गई r क्रॉस mg बाहर आ रहा है तो निगेटिव हुआ। ये तो डायरेक्शन देखने के लिए, मैग्नीट्यूड के लिए क्या बताया है? mg से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लेंथ है l/2, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये l/2 cos थीटा होगी कि नहीं होगी? तो हम लिखेंगे माइनस, क्योंकि हमारा बाहर की ओर आया, माइनस mg l/2 cos थीटा, माइनस mg l/2 cos थीटा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं n1 की। तो n1 से डायरेक्शन अगर देखें बच्चों, तो ये है r वेक्टर और ये है f वेक्टर, तो r क्रॉस f किधर की ओर आया? अंदर आया, और अंदर वाले को ही हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, बोल लेंगे नहीं? अच्छा, अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बच्चों l है, ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस l sin थीटा होगा कि नहीं होगा? तो सीधा सीधा हम लिखेंगे प्लस n2 इंटू l sin थीटा बराबर 0। ठीक है, n2 की वैल्यू आ चुकी है, तो हम लिखेंगे म्यू mg l sin थीटा बराबर mg इंटू l/2 cos थीटा। ये आ गया, ये यहां से कैंसिल, l कैंसिल, तो यहां से बच्चों tan थीटा की वैल्यू आती है, अगर आप ध्यान से देखें तो 1/2 म्यू, तो थीटा इज tan इनवर्स 1/2 म्यू, इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि म्यू की वैल्यू अगर आप थीटा को छोटा करोगे तो म्यू की वैल्यू को और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब स्लिपिंग की टेंडेंसी बढ़ेगी। ये बात भी यहां पर प्रूफ हो गई। ठीक है, तो हाँ बच्चा, थ्योरी भी तुम एससीवी से ही पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो, मोर देन सफिशिएंट दी गई है। सर वॉइस लो होती है बहुत एंड बूस्टर लगाने के बाद बीच के वर्ड्स छूट जाते हैं, प्लीज इसे रिजॉल्व करा दीजिए। उत्कर्ष बैच इन ऑनलाइन, इट्स नेम भौमिक बोरा। अच्छा, उत्कर्ष बैच जो ऑनलाइन का है वो बेटा हाइब्रिड है भौमिक, मैं कराता हूं तुम्हारा, इसको रिजॉल्व करा दूंगा। भौमिक ये बताओ बेटा, ये हाइब्रिड बैच है या प्योर ऑनलाइन है? स्वाति डाउट पूछो अपना बेटा, डाउट पूछो अपना स्वाति। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा मैंने लिख दिया है क्या? ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, रियली सॉरी बच्चा, रियली सॉरी, मेरी इट्स माय बैड, मिनिमम, वेरी सॉरी, कान पकड़ के सॉरी यार। हाइब्रिड बैच है भौमिक, ठीक है ठीक है। ग्रोथ बैच एजी सर वाला, उसमें दिक्कत क्या आती है? इसमें दिक्कत आती है, आपने बताया कि आवाज वॉइस लो होती है बहुत एंड बूस्टर लगाने के बाद बीच के वर्ड्स छूट जाते हैं, प्लीज इसे रिजॉल्व करा दीजिए। ठीक है, मैं कराता हूं बेटा भौमिक, पक्का से कराता हूं। ठीक है सर, 2024 के लिए मार्गदर्शन तो बेटा मेंस और एडवांस के बीच में आता है ना, मेंस और एडवांस, सेकंड मेंस और एडवांस के बीच में।
सर प्लीज मोर वीडियो, बता तो दिया, बना दूंगा यार, सॉरी सर फॉर राइटिंग, कोई बात नहीं, वॉइस लो एंड क्लैरिटी इज टू मच। सर आपका अगला मार्गदर्शन बैच कब आएगा, बता दिया। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए, ये क्या जो मैंने बताया समझ में आया? क्योंकि अब इसके बाद मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं जिसमें मैक्सिमम लोग गलत पढ़ते हैं चीजों को, वो बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप सबने नाम सुना होगा लामीज थ्योरम का, सुना है? लामीज थ्योरम का नाम सुना है? मैं आपको बता रहा हूं लामीज थ्योरम जो जनरली पार्टिकल डायनामिक्स में बताई जाती है वो सही तरीके की लामीज थ्योरम वो नहीं है एक्चुअली। क्या है लामीज थ्योरम, मैं लिखता हूं और उसका फिर प्रूफ भी दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। लामीज थ्योरम है, एक मिनट रुकिएगा, ये हाइलाइटर है, ये शेप पेन है, मेरे को पेन अच्छा चाहिए यार, शेप पेन, ठीक है फिर। हाँ, तो लामीज थ्योरम होती है इफ a system of particle, नहीं, if a rigid body is in equilibrium under the application of three non-collinear forces, then all three forces must pass through the same point, मतलब कॉन्करेंट होने चाहिए, जहां से दो कट करेंगे वहीं से तीसरा भी पास होगा। कोई प्रूफ दे सकता है तो बताओ, है दम किसी के प्रूफ देने की तो बताओ। ठीक, अब इसका प्रूफ देते हैं, बहुत सिंपल प्रूफ है। ये कोई रिजिड बॉडी है, दो फोर्स F1 F2 नॉन कोलिनियर, ये पास हो रहे हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि बताइए अगर तीन फोर्सेस की प्रेजेंस में, तीनों नॉन लीनियर है, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो तीसरे को गारंटी है यहीं से पास होना पड़ेगा। मैं कहा बिल्कुल, मान लीजिए तीसरा यहां से पास हुआ, इस जगह से पास हुआ, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लीजिए। F1 और F2 का टॉर्क तो जीरो आ जाएगा, लेकिन तीसरे वाले का टॉर्क जीरो नहीं आएगा। केवल एक ही तरीका है जो हमेशा तीसरे वाले का टॉर्क जीरो आए कि इसको इसी से पास होना पड़ेगा। इस कारण से तीनों को एक ही पॉइंट से पास होना पड़ेगा, ठीक है। स्वाति, जो आप कहना चाह रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा हूं बेटा। स्वाति क्या कहना चाह रही हैं, देखते हैं। ये कहना चाह रही हैं अगर N2 का और mg का टॉर्क जीरो होगा, ठीक है, N2 का जीरो होगा, R का V होगा, तभी तो बॉडी इक्विलिब्रियम, R का इक्विलिब्रियम में होगा, तो tan थीटा बराबर L sin थीटा अपॉन L cos थीटा। समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हो आप। R क्या है भाई, हाँ देखते हैं, बाद में देखते हैं, क्योंकि मैं बात समझ नहीं पा रहा हूं, ठीक है। लामीज थ्योरम का आप जरा यहां पर वापस से प्रूफ, मतलब let's assume point of intersection of two body torque due to third force must be zero। प्रिंस शाबाश, बहुत बढ़िया,
चलिए इसका यूज देखते हैं, इसी क्वेश्चन में देखते हैं जो क्वेश्चन थोड़ी देर पहले देखा है। मान लीजिए ये फिर से वही क्वेश्चन, ये है फ्लोर, ये है वॉल, ठीक है। अब इसमें ये रही वो रॉड, ठीक, ये हो गया N1, ये mg, ध्यान से सुनना, ये हो गया mg, मतलब यहां से पास हो रहा है, तो N1 और mg का रिजल्टेंट इस पॉइंट से पास हो रहा है, ध्यान देना भाई, ये पॉइंट A है, पॉइंट A इससे पास हो रहा है। तो आपने सुना है कि किसी भी बॉडी पर कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक फ्रिक्शन और एक नॉर्मल। तो नॉर्मल और फ्रिक्शन ना बनाकर क्या डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है? तो देखिए दो फोर्स हो चुके हैं, N1 हो चुका है, mg हो चुका है। तो अगर मैं तीसरे फोर्स को कांटेक्ट फोर्स बोलूं, सिर्फ कांटेक्ट फोर्स बोलूं, तो गारंटी है कांटेक्ट फोर्स बच्चों यहां से पास होगा, गारंटी, कांटेक्ट फोर्स यहीं से पास होगा। और ये एंगल हमें बचपन से पता है, लैम्डा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, tan लैम्डा इक्वल्स टू म्यू। आपको पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन ये है थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा बच्चों, चेक कर लीजिए भाई। अरे होगा ना, जरा चेक, तनिक चेक तो करिए, जरा तनिक चेक तो करिए। तो तीन फोर्स है, एक R है, एक N1 है और एक mg है, तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। और एंगल वगैरह तो हमको पता ही है भाई, एंगल वगैरह तो हम बता ही सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। अब आपको निकालना है लैम्डा और थीटा में रिलेशनशिप। देखें जरा कौन निकाल पाता है, लैम्डा और थीटा में रिलेशनशिप निकालिए फटाफट, देखते हैं कौन निकाल पाता है लैम्डा और थीटा में रिलेशनशिप। फटाफट कोशिश करिए, कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मैंने ऐसे सुना है ना, तो कोशिश करिए जरा। चलिए आपको हिंट देता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हिंट देता हूं। हिंट है बच्चा पार्टी, हिंट है, क्या आपने एमएन कॉट थ्योरम, एमएन कॉट थ्योरम नाम सुना है? एमएन कॉट थ्योरम, ये नाम सुना है कि नहीं सुना, जल्दी बताइए। अगर ये नाम सुना है, एमएन कॉट थ्योरम ये नाम सुना है, तो आप सीधा लगा सकते हैं, ये है 90, ये है लैम्डा, ये है 1:1 का रेशियो। थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में करके आइएगा ये क्वेश्चन, फिर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ रहा हूं, दरवाजे वाले क्वेश्चन पे, मतलब डोर है और वो हिंज है 2 पॉइंट पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो, और इसमें यूज होने वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये दीवार है और इस दीवार में 2 हिंज लगे हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये हिंज की नेल है और यहां पर अब जो है मैं दरवाजा लगाने जा रहा हूं, डोर लगाने जा रहा हूं, ये डोर है,
ठीक है, क्या खास बात है गुरुजी आप जो बताने जा रहे हो, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है यार, बहुत मजेदार बात है। ठीक है, ये हिंज कैसा है पता है? ये हिंज ऐसा है कि जैसे बीच में दरवाजा है, मान लीजिए कि ये दरवाजा है, ये दरवाजा है मान लीजिए, ठीक है, तो यहां एक पत्ती लगा दी ऐसे, ठीक, ऐसी पत्ती लगा दी, ये इसी शेप की, इस शेप की पत्ती लगा दी, पत्ती का मतलब मेटल की, स्टील की प्लेट लगा दी ऐसी, और ऐसी प्लेट पीछे लगा दी, यहां लगा दी, ठीक, यहां प्लेट और पीछे प्लेट लगा दी। अब इसमें एक होल किया, टिक 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 टिक, और वो होल आर पार करा दिया, तो दोनों साइड पत्ती हो गई और बीच में से नेल चली गई, तो इसी तरीके से दो हिंज कर दिए और बन गया दरवाजा। ठीक, लोगों ने मुझसे पूछा, लोगों ने कहा कि कौन कितने फोर्स लगेंगे, मैंने कहा देखो भाई क्या क्या आएगा, फोर्सेस के बारे में बात करें तो कलर चेंज कर लेते हैं भाई हम लोग। तो ये है mg, यहां पर दो रिएक्शन, पहला NX1 NY1, दूसरा NX2 NY2। चलिए बताइए कितने अननोन है हमारे पास। तो मेरे हिसाब से हमारे पास अननोन है NX1 NX2 NY1 NY2, 4 अननोन है, ठीक है, 4 अननोन है। और इक्वेशन क्या बनेगी, सिग्मा fx 0 बनेगी, सिग्मा fy 0 बनेगी, और सिग्मा टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट 0 बनेगी। तुम्हारे पास 3 ही इक्वेशन है, अगर किसी और पॉइंट के अबाउट 0 करोगे तो वापस से सेम ही इक्वेशन बन आएगी, इन तीनों के कॉम्बिनेशन वाली, क्योंकि यही मिनिमम, यही कंडीशन है, इससे ज्यादा आप कंडीशन। अननोन कितने हैं बच्चों, 4, बहुत नाइंसाफी है, अननोन है 4 और इक्वेशन है 3, बहुत 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 नाइंसाफी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ऐसा होता है। ये है, ये कैसा आंसर देते हो गुरुजी आप, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि होता है, ये कोई आंसर हुआ? मैंने कहा हाँ, उसके पीछे का लॉजिक है, मैं क्यों ये आंसर दे रहा हूं उसके पीछे का लॉजिक है। लॉजिक सुनिएगा, अगर आप अपने घर में कभी दरवाजा लगवा रहे हो, ठीक है, तो इस बात को ऑब्जर्व करना, क्या कि दरवाजा जब समय लगाया जाता है तो पहले से ही हिंज चौखट, जो दरवाजे के जो हिंज होते हैं वो पहले से ही उसमें होल वगैरह सब तैयार कर लिया जाता है, ठीक है, और फिर दरवाजा ऐसे पकड़ते हैं लोग और ऐसे फिट करते हैं, कुछ लोग पकड़ के रखते हैं, ठीक, और फिट करने वाले लोग सब में नेल फंसाते हैं, सब में, और सबको धीरे, सबको एक साथ टाइट करते हैं, मतलब थोड़ा ऊपर वाले को टाइट किया, थोड़ा नीचे वाले को टाइट किया, थोड़ा ऊपर वाले को, थोड़ा नीचे वाले का, मतलब सर, मतलब समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आप दरवाजा लगाने का धंधा शुरू करते हैं, भाई नहीं हुआ कुछ तो यही करेंगे, है कि नहीं, तो दरवाजा चलाने का धंधा शुरू करते हैं आप, ठीक, तब दरवाजा लगाया आपने और उसको कस दिया आपने, भाई चूंकि आप धंधा शुरू कर रहे हो तो मतलब पढ़ा भी नहीं था आपने, तो आपने क्या किया, आपने पहले ये फिट कर दिया, तो ये बताइए अगर पहले इसमें नेल डाल दिया तो ये पूरा का पूरा NY1 mg को बैलेंस कर लेगा, NY1 mg को बैलेंस कर लेगा। अब बाद में इसमें नेल डाल भी दोगे तो वो वाला नेल इसके वेट को बैलेंस करने में पार्टिसिपेट ज्यादा करेगा ही नहीं। सोच लीजिए बच्चा, पार्टी सोच लीजिए, क्या वो वाला नेल पार्टिसिपेट करेगा? तो N1 ज्यादा आ जाएगी, N2 कम आ जाएगी। श्रवम श्रिंके, हाँ भाई साहब, मैं कॉन्कर बैच में पढ़ाने शुरू करने जा रहा हूं। मेरा बैच 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसकी कंडीशन है कि आपका सिलेक्शन एडवांस में हुआ होना चाहिए। यदि आपका सिलेक्शन एडवांस में हो चुका है तो मैं कॉन्कर बैच का SRG बैच बना रहा हूं, मतलब रिपीटर्स का SRG बैच
27 तारीख से लॉन्च कर रहा हूं, उसमें मैं पढ़ाऊंगा, या यूं कहें कि उसमें पूरी ओवरऑल मेरी ही मेंटरशिप रहेगी। ठीक है, तो आप उसमें आए, आपका स्वागत है अगर आप आना चाहें। लेकिन सर क्लास में जब टीचर पढ़ाता है तब बहुत अच्छा समझ में आता है, पर जब हम नोट्स पढ़ते हैं तो उन्हें उतनी खुशी नहीं मिलती। इसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये है कि नोट्स आप नहीं लिखते हैं। नोट्स में सब कुछ लिखिए, सब कुछ जो टीचर बोल रहा है सब लिखिए। खैर मैं वापस यहां पर आता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए दरवाजा लगाने वाले ने पहले यहां पर ऐसे कील नहीं लगाई, कील मतलब नेल यार, वो नहीं लगाई, यहां लगा दी पहले, तो सारा का सारा एमजी यही बैलेंस कर लेगा। इसको बाद में लगाओगे तो इसमें कुछ फोर्स ही नहीं आएगा। तो इस कारण से अननोन ज्यादा है और इक्वेशन कम है, तो इनमें से कोई एक वैल्यू बताने वाले को बतानी पड़ेगी तो ही आंसर निकाला जा सकता है। ठीक, ऐसे ही अगर आप में से किसी ने किसी बंदे को टायर बदलते देखा हो, टायर बदलते देखा हो, गाड़ी का टायर बदलते देखा हो, पंचर हो जाता है, तो जब टाइट करते हैं टायर को तो चारों स्क्रू में ऐसा नहीं करते कि एक स्क्रू को खूब तेजी से टाइट कर दिया और बाकी स्क्रू को बाद में टाइट किया, नहीं, हल्का टाइट किया एक को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर थोड़ा ज्यादा टाइट किया एक को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, ऐसे धीरे धीरे टाइट करते हैं। क्यों? ताकि लोड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो। ऐसा नहीं बेचारे एक बोल्ट पर सारा लोड आ गया तो जहां गड्ढा आया वो बोल्ट टूट के खत्म। वैसे ही दरवाजे में अगर एक नेल पे दरवाजे का पूरा वेट आ गया तो वो वाला जो हिंज है वो घिस घिस के खत्म हो जाएगा। तो क्या करें, हम लोड को डिस्ट्रीब्यूट करें, दो में डिस्ट्रीब्यूट करें। दरवाजा भारी है तो एक और हिंज लगा दीजिए, 3 में डिस्ट्रीब्यूट, और भारी है 4 लगा दीजिए। तो आप अपने घरों में देखिएगा 4 4 5 5 6 6 हिंज होते हैं, इसीलिए होते हैं, है ना। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, तो यहीं पर भैया एंड करता हूं मैं आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से शुरू करूंगा, ठीक है। और इस पर एक क्वेश्चन या यूं कहेंगे कि क्या वेरिएशन हो सकते हैं वो पूछ सकता हूं आपसे, तो तैयारी करके आइएगा बच्चों, ठीक है। तो ये क्लास मैं एंड करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय।